शहर की भाग-दौड़, भारी जिंदगी और ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच 75 वर्षीय रतनलाल जी का जीवन एक शांत और नीरस कमरे में सिमट कर रह गया था। उनकी पत्नी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा विकास एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर था और अक्सर बिजनेस ट्रिप पर देश-विदेश घूमता रहता था। घर में उनकी बहू मीरा और 18 साल की पोती नव्या थी। मीरा खुद भी एक वर्किंग वूमन थी और नव्या हमेशा अपने कॉलेज दोस्तों और मोबाइल फोन की दुनिया में खोई रहती थी। रतनलाल जी को अक्सर लगता था कि इस घर में उनकी अहमियत बस एक पुराने फर्नीचर जैसी रह गई है, जिसे कोई बाहर तो नहीं निकालता लेकिन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। वह अपना ज्यादातर समय पुरानी किताबें पढ़ने, अपनी पुरानी डायरियों में कविताएं लिखने और अपनी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर से बातें करने में बिताते थे। जनरेशन गैप के कारण उनकी मीरा और नब्बे से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पिछले कुछ हफ्तों से घर का माहौल अचानक बदलने लगा। रतनलाल जी ने गौर किया कि मीरा और नब्या के बीच कुछ खिचड़ी पक रही थी। मीरा ने ऑफिस से अचानक एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और नब्या ने भी दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया था। दोनों अक्सर नब्या के कमरे में दरवाजा बंद करके घंटों बातें करतीं। जब भी रतनलाल जी उस कमरे के पास से गुजरते या अंदर जाने की कोशिश करते, दोनों अचानक चुप हो जाती और बात पलट देती थीं। एक दिन रतनलाल जी को तब गहरा धक्का लगा जब उन्होंने देखा कि उनके कमरे में रखा उनका पुराना संदूक खुला पड़ा था। उस संदूक में उनकी सबसे कीमती चीज, उनकी दशकों पुरानी डायरियां गायब थीं। उन डायरियों में उन्होंने अपनी जवानी के दिनों से लेकर अब तक की अनगिनत कविताएं, गजलें और अपने जीवन के अनुभव लिखे थे। जब उन्होंने घबराकर मीरा से इस बारे में पूछा, तो उसने नजरें चुराते हुए बस इतना कहा, पिताजी, मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी। वो डायरियां पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें दूसरी जगह सुरक्षित रख दिया है। रतनलाल जी को यह बात हजम नहीं हुई। उनका शक तब और गहरा गया जब पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी ने उन्हें एक दिन बालकनी में रोक कर ताना मारा। शर्मा आंटी ने फुसफुसाते हुए कहा, रतनलाल जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आजकल की आपकी बहू और पोती शहर के उस बड़े वाले शांति निकेतन वृद्धाश्रम के चक्कर काट रही हैं। मैंने खुद उन्हें वहां जाते देखा है। कहीं वो आपको वहां भेजने की तैयारी तो नहीं कर रही हैं? यह सुनकर रतनलाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल भर आया। क्या वाकई उनकी बहू और पोती उनसे इतनी परेशानी हो चुकी थी और उनकी और पोती उनसे इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्हें घर से बाहर निकालना चाहती थी? क्या उनका बेटा विकास भी इस साजिश में शामिल था? उस रात रतनलाल जी सो नहीं पाए। उन्होंने खामोशी से अपने आंसुओं को पी लिया। उन्होंने तय किया कि वह खुद ही घर छोड़ देंगे ताकि उनके बच्चों को उन्हें धक्के मारकर निकालने की नौबत न आए। उन्होंने अपना एक छोटा सा सूटकेस पैक कर लिया और सही वक्त का इंतजार करने लगे। रविवार की सुबह थी। घर में अजीब सी शांति थी। अचानक मीरा उनके कमरे में आई। उसके हाथों में एक नया सफेद रंग का शानदार कुर्ता पैजामा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आज आपको हमारे साथ कहीं बाहर चलना है। जल्दी से यह पहनकर तैयार हो जाइए। रतनलाल जी का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि आज ही वह मनहूस दिन है जब उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बिना कोई सवाल किए भारी मन के कपड़े पहने। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छलकने नहीं दिया। नव्या आई और उसने प्यार से दादाजी का हाथ पकड़ लिया। वे तीनों कार में बैठ गए और शहर की तरफ निकल पड़े। कार शहर के सबसे बड़े और महंगे बैंक्वेट हॉल के सामने रुकी।
रतनलाल जी हैरान थे। उन्होंने सोचा, क्या वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले ये लोग मुझे आखिरी बार कोई अच्छी दावत देना चाहते हैं। जैसे ही मीरा और नव्या उन्हें लेकर हॉल के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, अचानक से हॉल की सारी लाइटें जल उठीं और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सरफराइज की जोरदार आवाज आई। रतनलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उस विशाल हॉल में कोई अजनबी नहीं था। वहाँ उनके गांव के पुराने दोस्त, उनके कॉलेज के साथी, दूर-दराज के रिश्तेदार और यहाँ तक कि उनके पुराने ऑफिस के वो सहकर्मी मौजूद थे, जिनसे वह पिछले 20 सालों से नहीं मिले थे। तभी उनकी नज़र हॉल के मंच पर लगे एक विशाल बैनर पर पड़ी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, काव्या संध्या रतनलाल जी के संग एक कवि का सम्मान। इससे पहले कि रतनलाल जी कुछ समझ पाते, उनका बेटा विकास भी उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह कल रात ही विदेश से लौट आया था। विकास ने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। मंच पर जाकर नव्या ने माइक हाथ में लिया और बोली, आप सभी का मेरे दादाजी के 75वां जन्मदिन पर स्वागत है। दादाजी को हमेशा लगता था कि मैं बस अपने फोन में घुसी रहती हूँ, लेकिन असल में पिछले 2 महीनों से मैं सोशल मीडिया और फेसबुक के जरिए दादाजी के उन सभी पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को ढूंढ रही थी, जिनसे उनका संपर्क टूट गया था। इसके बाद मीरा ने माइक लिया और एक सुंदर सी हार्ड कवर किताब हवा में उठाते हुए कहा, और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि पिताजी की वो डायरियाँ, जिन्हें वो कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो कहीं खोई नहीं थी। हमने शहर के एक बड़े पब्लिशर से मिलकर उनकी जीवन भर की कविताओं और गज़लों को एक किताब का रूप दिया है। इस किताब का नाम है जीवन के सुनहरे पन्ने। शर्मा आंटी, हम वृद्धाश्रम किसी को छोड़ने नहीं जाते थे, बल्कि उस वृद्धाश्रम के मैनेजर से मिलने जाते थे, जो एक जमाने से एक बड़े प्रकाशक हुआ करते थे और जिन्होंने इस किताब को छापने में हमारी मदद की। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। पड़ोस की शर्मा आंटी और वो तमाम लोग जो मीरा और नव्या के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे थे, शर्म से पानी-पानी हो गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक माँ और बेटी मिलकर एक बुजुर्ग के लिए इतनी बड़ी और भावुक योजना बना सकती हैं। रतनलाल जी अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। ये दुख के नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी के आंसू थे। जिस परिवार को वह अपने से दूर समझ रहे थे, उस परिवार ने उनके दिल के सबसे करीब की चीज को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। उन्होंने रोते हुए अपनी बहू और पोती को सीने से लगा लिया। उस दिन रतनलाल जी को एहसास हुआ कि नई पीढ़ी का प्यार जताने का तरीका भले ही अलग हो, उनकी दुनिया भले ही डिजिटल हो गई हो, लेकिन उनके दिलों में आज भी अपने बुजुर्गों के लिए वही अथाह सम्मान और प्रेम बसा हुआ है। इस घटना से पूरे मोहल्ले और समाज को एक बहुत बड़ा सबक दिया। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक करना और रिश्तों को आंकना कितनी बड़ी भूल हो सकती है, यह आज सबको समझ आ गया था। उस शाम रतनलाल जी ने मंच से अपनी किताब की पहली कविता पढ़ी और उनके हर एक शब्द में बस अपनी बहू और पोती के लिए दुआएं और असीम प्यार छलक रहा था। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।